नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद आपसी कलह बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यूपी बीजेपी में नेता खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। असंतोष को देखते हुए बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से अलग अलग मुलाकात की। दरअसल बीजेपी लोकसभा की चोट से उबर नहीं पा रही है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। वहीं राज्य में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने पार्टी नेताओं और मंत्रियों से फीडबैक ली। मौजूदा वक्त में ऐसे कई सियासी घटनाक्रम सामने आए हैं जिससे लग रहा है कि यूपी बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल, क्योंकि राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के तेवर कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। बीजेपी में जारी घमासान पर समाजवादी पार्टी अब खुलकर बोल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में बीजेपी में कोई सोचने वाला नहीं है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और कहा कि प्रदेश में गुंडा राज की वापसी नहीं होगी। भले केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, लेकिन बीजेपी में पिछले 3 से 4 दिनों में जो हुआ है, इसे देखते हुए राजनीति के जानकार इसे बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं मान रहे। देखिए, प्रदेश कार्य समिति एक हमारा संगठन के जो कार्यक्रम होते हैं उसका हिस्सा है। जिला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति, और मैं कह सकता हूँ संगठन का तंत्र राष्ट्रीय लेवल से लेकर बूथ तक या बूथ से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक है तो केवल और केवल भाजपा में है। और भाजपा का ही निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से 365 दिन काम करता है। तब मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में इस पर चर्चा अलग से होती है, लेकिन अपने प्रदेश कार्य समिति में पिछले कामों की समीक्षा भी होती है। साथ ही साथ राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं के मुख्यमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिला है और हम जो भी पार्टी आदेश करेगी उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, संगठन तो संगठन पूरे विश्व में सब लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा संगठन है। 19 करोड़ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता है और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई, बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा। ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है, जान झोंक दिए, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। लखनऊ में 10 करोड़ का जो आदेश था, इसको रोक दिया गया, क्या उस चुनाव को लेकर ऐसा किया गया? ये कमजोर पड़ गए हैं, ये सभा के नेता वहाँ, ये कमजोर पड़ गए हैं। एक दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं, 2 केवल ये फैसला टला है। नहीं, वो दर्द सिराथू वाला है। जो सिराथू में चुनाव हार गए थे केशव मौर्य जी, वो दर्द वो है। वो दर्द अभी तक उनके पीछे लगा है, चला आ रहा है। उसी दर्द से केशव मौर्य परेशान है और वो दर्द बड़ा दुखदाई दर्द है। वो उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच का दर्द है। वो जनता समझ चुकी है और जनता उसका जवाब लगातार दे रही है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ ईशान त्यागी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ईशान जी, बहुत स्वागत आपका। AK मिश्रा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। भुवन जी, बहुत स्वागत आपका। रत्नाकर जी हमारे साथ हैं, नेता हैं बीजेपी से। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत आपका।
ओंकारेश्वर पांडे जी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। चर्चा की शुरुआत आपसे रत्नाकर जी, ये चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? पार्टी विथ डिफरेंस, पार्टी विथ इमोशंस, पार्टी विथ एक ह्यूज कार्यकर्ता, जिसके लिए कहा जाता है कि 19 करोड़ कार्यकर्ता, जो अभी आपने सुना भी होगा, कह रहे थे रवि किशन जी। अब सवाल यह है कि आप सबसे अलग होने का दावा करते हैं और परिस्थिति यह आ गई है उत्तर प्रदेश में कि खुलकर जिसका जो मन हो रहा है बयान दे रहा है। देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो कयास जो है बेबुनियाद है और निरर्थक। देखिए, आज हम जो है पूरी तरह से फोकस्ड है कि किस तरह से हम आने वाले उपचुनाव में 10 के 10 सीट किस तरह से जीते। इसके लिए हमारी समीक्षा बैठक भी हुई और हम आज उसमें मंथन भी कर रहे हैं। तमाम जो है प्रदेश के और देश के शीर्ष नेता जो है वो उसमें मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से 10 उपचुनाव में हम वहां पे जीत हासिल करें और आने वाले 2027 में क्या हमारी रणनीति रहेगी, किस तरह से हम जो ये झूठ की आंधी, जैसा कि अभी आपने सुना रवि किशन जी कह रहे थे, झूठ की आंधी से जो कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण छीन लिया जाएगा, इस तरह की झूठ के प्रोपेगेंडा से किस तरह से अपने आप को बचाव करके और जनता के बीच में जा करके और सरकार की उपलब्धियों को गिनाए, ये हमारा प्रयास है। और इसी प्रयास के तहत तमाम जो है मीटिंगें हो रही है, चाहे वो सीएम की मीटिंग हो, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष की मीटिंग हो, जेपी नड्डा जी के साथ मीटिंग हो, या मीटिंग के अंतर्गत यही समीक्षा बैठकें हो रही हैं और किस तरह से 10 उपचुनाव में हम सीट जीते, इसी पे चर्चा हो रही है और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज, ये सारी जो चीजें जो कयास लगाई जा रही हैं, मैं एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देखिए, संगठन में बदलाव जो है ये हमारी नियमित प्रक्रिया है और संगठन में अगर रत्नाकर जी बदलाव से कोई मना नहीं कर रहा है। सवाल इस चीज से उठते हैं कि आपके एक विधायक अचानक से कहते हैं कि थोड़ा सा एक्शन लीजिए, नहीं तो 2027 में मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आपके एक पूर्व मंत्री ये कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की कोई सुन नहीं रहा है। उप मुख्यमंत्री दोनों जो हैं वो बैठक में नहीं पहुंचते हैं, सीएम जो मीटिंग बुलाते हैं। उसके बाद उप मुख्यमंत्री एक ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं, जहां पर वो बार बार ये याद दिलाते हैं कि सरकार बड़ा नहीं होता है, संगठन बड़ा होता है। मतलब ये याद दिलवाने की क्या जरूरत पड़ रही है? देखिए, कार्यकर्ताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी है और संगठन सबसे महत्वपूर्ण चीज है भारतीय जनता पार्टी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि मानते हैं और स्वयं को भी, चाहे इस भारतीय जनता पार्टी में चाहे कितना भी बड़ा कद्दावर नेता हो, वो स्वयं को एक कार्यकर्ता ही समझता है, कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। इसलिए सबको तवज्जो देना और ये संगठन का हमारा एक सिस्टम है और हम सबको तवज्जो देते रहते हैं। रही बात दूसरी, जो लोगों को नहीं बुलाया गया है या नहीं शामिल किया गया है, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। हो सकता है कि जो हमारे उप मुख्यमंत्री लोग हैं उनको संगठन में दूसरी जगह कोई ज्यादा जिम्मेदारी की काम दिया जाए और ज्यादा तवज्जो दिया जाए वहां पे, तो इस तरह की अटकलें जो है लगाना बेतुकी है। कोई इसमें कोई ठोस वजह नहीं है और हम पूरी तरह से एकजुट हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अगला 10 उपचुनाव में से 10 की 10 सीटें जो है जीतने वाली है। ठीक है, प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहा हूं। भुवन भास्कर जी, अब जरा सा ये बताइए कि आप लोग तो ऐसे ही खुश हो रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी तो ये कह रही है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक है, आप लोग ऐसे ही खुश हो रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, जो दिल्ली वर्सेस लखनऊ की जो लड़ाई थी, अब वो लड़ाई सरकार वर्सेस संगठन हो गई है भारतीय जनता पार्टी में। और 2024 के परिणाम ने और उपचुनाव के जो परिणाम अभी आए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर फुटोवल की स्थिति है और ये अब जो झगड़ा है भारतीय जनता पार्टी का सड़कों में आ गया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आदरणीय योगी जी का जो बयान है, उन्होंने कहा अति आत्मविश्वास से हारे। तो अति आत्मविश्वास तो वही था ना जो मोदी जी ने नारा दिया था 400 पार का, तो यानी कि मोदी जी की वजह से हारे, योगी जी ये कहना चाहते हैं। इसी तरह से मौर्य जी कहते हैं संगठन से बड़ा, सरकार से बड़ा संगठन है, यानी कि योगी जी से बड़ा संगठन है। ये क्या हो रहा है? ये विपक्ष तो कह नहीं रहा है। और किस प्रकार के चिट्ठी लिखी जा रही है, किस तरह के ट्वीट आ रहे हैं, वो सारे चैनलों में चल रहे हैं, तैर रहे हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, ये क्यों है?
मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्थिति इसलिए है कि जो बिल्ली है उसके घंटी कौन बांधे, क्योंकि जब जीत हो जाती है तो सेहरा लेने के लिए सब बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, मोदी जी आ जाते हैं, योगी जी आ जाते हैं, नड्डा जी आ जाते हैं, भूपेंद्र चौधरी जी आ जाते हैं, लेकिन हार का ठीकरा किस पे फोड़ा जाए ये दिक्कत का विषय है। इसीलिए ये जो लड़ाई है वो दिखाई दे रही है। और हम तो जो समाजवादी पार्टी है, हमारे नेता ने जो सूत्र दिया है हम लोग तो उसी पे चले थे, चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। और वो सूत्र है, हमारा एकमात्र सूत्र है, पीडीए प्लस इंडिया। ना इधर की बात हम करेंगे ना उधर की बात करेंगे, हम सीधा चलेंगे। यही एक मंत्र है जिसके द्वारा हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चेहरे की रौनक को कम कर पाए, वो देश देख पा रहा है। ठीक है, तो हम उस सूत्र पे चलेंगे। रत्नाकर जी आ रहा हूं आपके पास, एक साथ रिप्लाई कर लीजिएगा। ईशान जी, अभी आपने सुना होगा रत्नाकर जी को, वो कह रहे हैं कि अंदर खाने कुछ नहीं है। आप विपक्ष को अगर देखें तो वो बेवजह खुश हो रहा है और 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं उपचुनाव में। ईशान जी, आप लोग बेवजह खुश हो रहे हैं? देखिए, अगर हम बेवजह खुश हो रहे होते तो इसका मतलब तो केशव प्रसाद मौर्य जी भी बेवजह दिल्ली पड़े हुए हैं इस समय। क्या दिल्ली का तापमान, क्या तापमान बड़ा यहाँ पे बड़ा अच्छा तापमान होता है क्या, वो देखते हैं यहाँ पर? या फिर अगर वो जब बोलते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा, तो ये तो कोई दो राय नहीं है इस बात में। ये हर पार्टी पे लागू होता है, ये कांग्रेस पे भी उतना ही लागू होता है जितना बीजेपी पे होता है, उतना समाजवादी पार्टी पे भी उतना ही लागू होता है। देश की किसी भी पार्टी में या लोकतंत्र में संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। तो देखिए, इसमें साफ साफ मैसेज जो केशव प्रसाद मौर्य जी दे रहे हैं, और वो मैसेज दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को कि आप जब मुख्यमंत्री बनकर आए थे तब आप किसी संगठन से चुनकर नहीं आए थे, क्योंकि मैं उस समय संगठन का सरदार था और मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो ये उस बात की जो टीस है, उस बात की जो टीस उनके दिल में अभी भी फंसी हुई है, जो फांस फंसी हुई है, उसको निकालने का वो काम कर रहे हैं। अब आइए भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है इस समय। तो भारतीय जनता पार्टी में, अभिषेक जी मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में इस समय उत्तर प्रदेश में स्थिति है वो सांप और चुचुंदर वाली स्थिति है। सारे ही नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, सब एक दूसरे को डसने में लगे हुए हैं। योगी जी कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास था, तो अति आत्मविश्वास तो वही था कि 400 पार था, तो अति आत्मविश्वास था। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आप संगठन सरकार से बड़ा है। ब्रिजेश पाठक अलग हाथ लगाए बैठे हुए, दोनों ही डिप्टी सीएम इस समय ये चाह रहे हैं कि कैसे न कैसे करके उनके नाम के आगे से वो डिप्टी शब्द लग जाए और वो मुख्यमंत्री बन सकता है। और उत्तर प्रदेश में आप बच्चे से अगर पूछेंगे और आम जनमानस से पूछेंगे तो ये बात छुपी भी नहीं है इस समय कि योगी जी में और अमित शाह जी में इस समय तलवारें खिंची हुई हैं। तलवारें इसलिए खिंची हुई है क्योंकि दोनों ही अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा देखना है, ये सत्य है। और आइए दूसरी बात, अब आपने बात करी थी कि इन्हीं के नेता कह रहे थे ऐसा वैसा, मैं नाम लेके बोल देता हूँ। इन्हीं के नेता थे मोती सिंह जी, उन्होंने बोला कि 42 वर्ष में इससे ज्यादा मैंने भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में कभी नहीं देखा। रमेश मिश्रा इनके विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार की स्थिति ठीक नहीं है, अगर कड़े डिसीजन नहीं लिए गए, कड़े फैसले नहीं लिए गए तो उत्तर प्रदेश में 2027 में ये सरकार गिर जाएगी। उससे सुब्रत पाठक जी कह रहे हैं कि अधिकारी बाबा के नहीं है, योगी जी के नहीं है, अधिकारी जो है वो समाजवादी पार्टी के अधिकारी थे और बसपा के अधिकारी थे। अनुप्रिया पटेल की जो इनकी साथी है वो योगी जी को पत्र लिख रही है कि SC ST OBC का जो आप कोटा है उसके हिसाब से आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं। तो सत्य बात देखिए अभिषेक जी, ये है कि बीजेपी को अगर समीक्षा करनी है तो जो आम जनमानस के मुद्दे थे, क्योंकि हमें किसी ने नहीं जिताया, अपने हमारे इंडिया गठबंधन को आम जनमानस ने जिताया। आम जनमानस के मुद्दे ये थे, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश से आता हूँ, श्रमिकों का बहुत बड़ा मुद्दा है, श्रम नहीं मिलता है, रोज नहीं मिलता है श्रम, और मिलता भी है तो वेतन बहुत कम है। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए गरीबों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्हीं के साथ ही कह रहे हैं बुलडोजर चलाए जा रहे हैं गरीबों पर, और ये सत्य है। तो ये सब मुद्दों पे रत्नाकर जी आप रिप्लाई कीजिए और सरकार को ईशान भाई कार्रवाई करनी चाहिए, रत्नाकर जी आप रिप्लाई कीजिए। देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी में एक
परंपरा है, उसको कोई भी अगर कोई बात कहता है तो हम उसको सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और उसको आत्मसात करते हैं और अपने संगठन को कैसे मजबूत बनाना है ये हम देखते हैं। और आज तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो संगठन के कार्यकर्ताओं के मेहनत और हमारी नीतियों के वजह से और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों की वजह से बने। ये पूरा एक जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की जो कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, ये जरा अपने कांग्रेस पार्टी में झांक कर देखिए। हमारे यहाँ या कोई परिपाटी ऐसी नहीं है कि अगर कोई प्रदेश का अध्यक्ष है तो वही मुख्यमंत्री बनेगा, ये हमारे यहाँ कोई परिपाटी नहीं। हमारे यहाँ ये कोई परिपाटी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति नाराज है हमारे संगठन में तो उसको पूछा नहीं जाए, भले वो पार्टी छोड़कर चला जाए। अभी कुछ दिन पहले की ही बात मैं बता रहा हूं कि महाराष्ट्र के कुछ नेता जो है नाराज चल रहे थे संगठन में, एक दूसरे से दो गुट में बट गए और दोनों दिल्ली गए। दिल्ली में जब राहुल गांधी से मिले तो राहुल गांधी जो यहाँ के प्रभारी है महाराष्ट्र के, उनको बुलाकर कहे कि देखो अगर अपनी बातें कहो, अगर नहीं मानते हैं तो इन दो चार का शिकार करके खूंटी पे लटका दो। अगर मैं गलत कहूं तो भाई साहब ये कह दीजिए, मुझे बता दीजिए। आप उस मीटिंग में शामिल सुन लीजिए, आप उस मीटिंग में शामिल थे? क्या आप उस मीटिंग में शामिल थे? सुनिए, क्या आप उस मीटिंग में शामिल थे? मुझे बता दीजिए। ईशान भाई मेरी बात सुनिए। रत्नाकर सिंह जी, मुझे मालूम है महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति भली बात जानते हैं, लेकिन क्या आप मुझे बताइए कि क्या आप उस मीटिंग में शामिल थे? क्या तथ्य है आपके पास उस बात? ईशान भाई पिछले जनवरी से पहले मैं पिछले 10 साल कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित था और कार्य किया हूं, और आपके जैसे मेरे मित्र जो है कांग्रेस पार्टी में है और वो बताते हैं। अब मुझे बोलने नहीं सकते, आप मुझे बोल आप इस बात से तथ्य दीजिए। अब मुझे बोलने दीजिए, बीच में बोलेंगे इस तरह से तो नहीं चलेगा। कीजिए अपनी बात का, उसको काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए मुझसे माफी हो गई, मैं गलत बोल रहा था। हाँ सुन लीजिए। देखिए ईशान भाई जानते हैं और जानबूझ के अनजान बन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में इनकी तरह हमारे तमाम मित्र दोस्त सभी हैं और इस तरह की बातों को, और ये तो पब्लिकली आई थी ना बातें, सारी चीजें तो पब्लिकली आई थी। तो ये रही कांग्रेस पार्टी की बात, जहाँ पे 50 साल से काम करता हुआ जी। अब देखिए दूसरी बात मैं कहूंगा, जब आपको अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ ना मिले तो सामने वाले पे आरोप लगाने शुरू। आपके पार्टी के अंदर अभी चल क्या रहा है? जो डिसिप्लिन की पार्टी कही जाती है उसके अंदर इतनी चीजें अचानक से, ऐसा क्यों? आते हैं, ठीक है, आपके पास रत्नाकर जी फिर से। अभी AK मिश्रा जी एक कमेंट आपसे भी चाहेंगे जल्दी से कि अचानक से पार्टी विथ डिफरेंस, डिसिप्लिन वाली पार्टी, कहां गया वो डिसिप्लिन, वो डिफरेंस कहां नजर आ रहा है? देखिए, एक तो जल्दी से कमेंट इस पे नहीं हो पाएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं बता देता हूं। देखिए ठीक है, बीजेपी में जो हो रहा है वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है, इसके जिम्मेदार तो प्रवक्ता जी ने बताया जो बीजेपी के बैठे हैं। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, विपक्ष इसको अगर बहुत एग्जागरेट करके बहुत होपफुल नजरों से देखे, भाई आपको जो मिलना था आपने बेहतरीन किया, देश विदेश की सारे सपोर्ट लेके आपको जो मिलना था वो 2024 के चुनाव में हो गया। 99 सीट कांग्रेस पा गई, 30-35 ये पा गए, ये बेस्ट परफॉर्मेंस थी पिछले 10 सालों में। अब सवाल मैं ये बताता हूं कि पार्टी विद द डिसिप्लिन, डेमोक्रेसी चिल्लाने वाले लोग, पार्टी विद द डिसिप्लिन या पार्टी विद द डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में हिटलर शाही रहे कि कोई बोले ना शहजाद पूनावाला ने जो है कांग्रेस में पर्चा भरा राहुल गांधी के खिलाफ, उसको निकाल दिया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कोई इनडिसिप्लिन नहीं है भाई, जहां जमीन उर्वर है वही उम्मीद होगी, वही लोग अपने हक के लिए, भाई जो संगठन में है वो संगठन की बड़ाई करेगा, जो सरकार में है वो सरकार की बड़ाई करेगा। इनडिसिप्लिन उसको बोला जाता है। आरजेडी में क्या होगा, आप बोलिए ना, आरजेडी में सर फुटबॉल हो जाए कोई, जिनको सीट ही नहीं आई है। कांग्रेस में अगर कोई सीट आई तो पहले नेहरू गांधी खानदान का पेट भरे सुरसा की तरह एक पोजीशन थी एलओपी की, राहुल गांधी ने ले ली। बड़ा दिल तो राहुल गांधी ने दिखाया नहीं, और 25 नेता हैं उनसे बड़े बड़े उम्र में अनुभवी की, उनको बना देते, खड़गे जी को बना देते, नहीं दिखाया। देखिए होता क्या है, फूट इसको बोलते हैं कि जब एक मंच पे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पिता पुत्र लड़े थे, वहां मन भेद भी था, वहां मत भेद भी था। फूट इसको बोलते हैं कि जब इंदिरा गांधी के टाइम में संगठन और सरकार में बगावत हुई तो इंदिरा गांधी एक महिला थी, उनको मजबूर किया गया, वो संगठन के पार्टी कार्यालय को छोड़ के 2 कमरों में जाके चलाने लगी। फूट इसको बोलते हैं एनसीपी में जहां पूरा का पूरा धड़ा ही अलग हो गया चाचा भतीजे में। फूट शिवसेना को बोलते हैं
कि जहां पे पूरी की पूरी शिवसेना अलग हो गई और उद्धव ठाकरे जी अकेले पड़ गए। भाजपा में ऐसी कोई चीज नहीं है। आप लोग बहुत उम्मीद लगा करके मत बैठिए, खुश मत होइए। पार्टी विद डिफरेंस थी है, छोटी छोटी चीजों पे अगर आप ये सोचो ना कि अभी सरकार बन जाएगी और आप सरकार बना लोगे केंद्र में, तो होने वाला नहीं है। 30 सेकंड का समय दीजिएगा ईशान भाई। फिर देखिए काफी देर से बैठे हुए हैं ओंकारेश्वर जी, आता हूं आपके पास, आता हूं, रिप्लाई कर लीजिएगा। ओंकारेश्वर जी अब आपके पास आ रहे हैं। ये अचानक से, हालांकि ए के मिश्रा जी ने जो बात कही वो भी अपनी जगह तथ्यात्मक चीजें सही है, वही सही है, लेकिन वो भी नहीं, वही सही है नहीं। लेकिन मिश्रा जी इसमें सवाल ये तो जरूर उठेंगे ना कि अचानक से ऐसा क्या होने लगा कि नेता खुल करके बोलने लगे? नहीं, अचानक से इसलिए ऐसा होने लगा, पहले तो ये नहीं हो रहा था। जो लोग इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते थे, आप मेरे को बताओ कि आरजेडी में क्यों नहीं बोल रहे हैं, मुझे बताइए ना। तो उनकी तो सीटें ही नहीं आई है, तो वो बोलेंगे जहां भूमि ओंकारेश्वर जी आपको क्या लगता है? डेवलप होगा। ठीक है ओंकारेश्वर जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो सिचुएशन है वो तो सामने है। हम चाहे उसको जितना भी डिफेंड कर लें, स्ट्रांगली डिफेंड कर लें, ये बात सही है कि जो पार्टी विद द डिफरेंस की बात की जाती थी उसमें इन सब चीजों की गुंजाइश नहीं थी जो हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि कांग्रेस में, आरजेडी में, दूसरों से तो ये अपेक्षा की ही नहीं। ये था ही, पार्टी विद डिफरेंस नहीं कहेगा, लेकिन पार्टी विद डिफरेंस की जो बातें उठ के आ रही हैं, अब मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि अति आत्मविश्वास, उनके डिप्टी सीएम्स कितने ऑफिस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आ रही हैं, वो पार्टी के नेता कह रहे हैं क्यों नहीं जा रहे हैं। तो जो आवाजें पार्टी के भीतर से उठ के आ रही हैं और जो दिखाई दे रहा है उसकी वजह से हार हुई है, जबरदस्त हार हुई है। पार्टी के ही कई नेता कहने लग गए कि भाई 7 साल से योगी जी मुख्यमंत्री पद पे हैं और तब वो स्थिति हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको काउंटर डिफेंड करने का कोई फायदा नहीं है। वो पोजीशन पार्टीज में ऐसा है वैसा है, इसलिए इसमें है तो कम है, ये कम है या ज्यादा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं था ना। इट हैड बीन ए डिसिप्लिन पार्टी, इट हैज बीन। तो अब है कि नहीं वो डिसिप्लिन है कि नहीं, सवाल यही है जो हमारे पहले एक साथी कह रहे थे कि हार का ठीकरा आप किसके सर पे मढ़ना चाहते या उसकी जिम्मेवारी कौन लेना चाहता है कि मेरी वजह से हार हुई, मैंने कुछ गलत नीतियां अपनाई, मैंने कुछ नैरेटिव्स ऐसे करे जिसका फायदा अपोजिशन ने उठाया, या तो वो लें या फिर उनके सिर पे डाला जाए या कलेक्टिव। तो क्या ये जो राजनीतिक गलियारे में चीजें, राजनीतिक गलियारों में जो चीजें चल रही हैं कि प्रदेश सरकार पर और प्रदेश संगठन पे हार का ठीकरा फोड़ दिया जाए, ये जो राजनीतिक चीजें चल रही हैं, मुझे बताइए कहाँ हार हुई है? परफॉर्मेंस कम या ज्यादा हुई है? हार कहाँ हुई है? कौन आदमी सिद्ध कर सकता है टेक्निकली कि हार हो गई है? आप कितना हार नहीं, प्रदर्शन कम हुआ है। नहीं आप वही बोलिए ना, प्रदर्शन कम हुआ, परफॉर्मेंस पुअर हुई, अच्छी हुई, बेस्ट हुई, क्या हुई वो बात। हार कहाँ हुई? आप लोग हमेशा से, और बीजेपी वाले भी नहीं, अरे कहाँ हार हुई है मुझे बताइए ना। नहीं, कितनी लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और कितनी में बच गई इस बार? नहीं तो वो हार हो गए नहीं कहेंगे। अरे साहब मेरी बात सुनिए, परफॉर्मेंस पुअर हुई, परफॉर्मेंस हार नहीं, हार हुई होती तो सरकार नहीं बनती केंद्र में। परफॉर्मेंस कम हुई, रत्नाकर भी आपकी आवश्यकता नहीं है, मिश्रा जी पूरा कर ले रहे हैं। नहीं आवश्यकता की बात नहीं है, ऐसे तो मुझे भी आवश्यकता नहीं। आप मुझे बताइए हार गई तो सरकार कैसे बन गई सर? अगर समाजवादी पार्टी जीती है यूपी में तो अकेले समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन रहे हैं? बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी यूपी में जीती है तो जाके केंद्र में सरकार क्यों नहीं बना रही है 35 लोगों को लेके? अगर ये हार गए, समाजवादी पार्टी जीत गई तो अखिलेश भैया ने शपथ क्यों नहीं लिया? सुन लीजिए, एरोगेंट तरीका है सर। पांडे जी एरोगेंस की बात, प्लीज डू करेक्ट योर कॉन्सेप्ट एंड वर्ड्स, प्लीज डू करेक्ट योर कॉन्सेप्ट एंड वर्ड। हार गई, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लौटते हैं उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, गर्माहट इस बरसात के मौसम में बढ़ती जा रही है। भुवन जी बोलना चाह रहे थे आप, बोलिए। देखिए अभी हमारे जो साथी हैं मिश्रा जी, वो बताने का काम कर रहे थे कि हार नहीं हुई है। मैं इनको बताना चाहता हूं जो 2 गवर्नमेंट चली हैं वो बीजेपी की गवर्नमेंट चली है, और जो इस बार की गवर्नमेंट है उसका नाम है NNDA गवर्नमेंट, नीतीश नायडू डेवलप डिपेंडेंट अलायंस। ये अलायंस चल रहा है इस समय,
और मैं आपको बताना चाहता हूं, अब प्रदेश की चिंता क्या है कि प्रदेश अपने हारे हुए विधायक के साथ जाने पड़ेगा, क्योंकि जो दर्द है ना वो दर्द है पुराना चला हुआ, ये पुरानी बीमारी है सिरायू की का दर्द जो है योगी जी और मौर्य साहब में जो दर्द है वो दर्द बड़ा गहरा है और बहुत पुराना दर्द है। अब ये तो इनके नेतृत्व को तय करना है कि वो हारे हुए कैंडिडेट जो अपनी सीट हार जाते हैं उनके साथ जाना है, या ठीकरा की लड़ाई तो है ही, वो तो किसी से छुपी नहीं है, ठीकरा किस पे फूटना है ये भी आपको पता ही है। और निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो इनका कार्यकर्ता है वो निरुत्साहित और हतोत्साहित है। क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जो उसके अपने लोगों के काम होते हैं सरकार के विभागों में, चाहे पुलिस चौकी से लेकर अन्य सरकारी विभाग, वहाँ तो उसकी बेइज्जती हो रही है, वहाँ तो उसको फटकार लगा के भगाया जाता है। अब घर में जब वो आता है तो क्या देखता है कि मेरे बेटे की परीक्षा लीक हो गई, मेरा बेटा बेरोजगार बैठा है, और रही कहीं कसर जो है उसकी पत्नी उसको तंज मारती है कि तुम्हारी सरकार में देखो महंगाई का क्या हाल है। उसके आत्मसम्मान को जो चोट पहुंची है उससे वो घर बैठ गया है। वो कहता है मेरे ना सरकार के विभागों में मेरे को कोई पूछा जा रहा, ना सरकार पूछ रही है, और देखिए मेरी घर की स्थिति भी ऐसी है। तो ये कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार है, बेरोजगारी की जो मांग है, परीक्षा लीक का जो असर है वो कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचा है, इसलिए कार्यकर्ता बिल्कुल निरुत्साहित है और घर में बैठ गया है। अब ये जो फुटोवल है, ये फुटोवल कहां तक जाएगा ये तो भाजपा वाले तय करेंगे। तो आपने बीजेपी के अंदर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग तो बोल रहे हैं ना, सारी घोषणाएं तो आप लोग कर रहे हैं, आकलन आप कर रहे हैं, अब ये होगा वो होगा। मुझे समय दीजिएगा प्लीज। हाँ, आ रहा हूं रत्नाकर जी। ये तो भुवन जी आपने पारिवारिक गृह युद्ध करवा दिया बीजेपी के अंदर। गृह युद्ध नहीं, देखिए कार्यकर्ता, देखिए ये तो एमएलसी साहब ने जिन्होंने चिट्ठी लिखी है उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही, कई मंत्री लेवल के लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये तो अच्छी बात है, पार्टी फोरम पे अगर बातें रखी जाती है तो फिर उसमें दिक्कत क्या होता है? आप लोग कहते हैं कि वो उनके अंदर लोकतंत्र नहीं है, तो ये तो लोकतांत्रिक तरीका है, इसमें भी दिक्कत। लोकतांत्रिक, मैंने कहा ना, कार्यकर्ता कहां से हतोत्साहित है? ये आज 7 साल सरकार को हो गए, 10 साल सेंटर की सरकार को हो गए ये, और अभी जो चुनाव हुए हमारे साथी भूल गए मिश्रा जी जो चुनाव हुए 2024 के बाद एक और चुनाव हो गया, उपचुनाव, उसमें भी बड़ी फजीयत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, अब इसका मैं आपको बता दूं, फिर आप कॉन्सेप्ट मिश्रा जी थोड़ा सा मुझे बता, छोटी मोटी जो चीजें होती है ना मिश्रा जी। अच्छा, ईवीएम पे तो अब की बार कोई दोष नहीं था ना आप लोगों का? मिश्रा जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुन लीजिए उसके बाद। मिश्रा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें भी दिक्कत है, अब उसका भी ठीक रहा किस पे फोड़े। अब जो अयोध्या में फिर से दिक्कत आ गई सर, अयोध्या में हार गए आप लोग, फिर केदारनाथ आप हार रहे हो। अब ये क्या मैसेजिंग जाएगा? क्या मैसेज है इसका कि आप जब अयोध्या और केदारनाथ हार जाओगे तो बचेगा क्या आपके पास? तो स्थिति आप जो है बहुत भयंकर है, और युद्ध जो है पता नहीं किस स्तर तक जाएगा। रिप्लाई कीजिएगा, ईशान भाई बोल लीजिए, उसके बाद एक साथ रिप्लाई कर लीजिएगा रत्नाकर जी। ईशान जी। जी अभिषेक, जैसे अभी के मिश्रा जी ने 2-4 सब आरोप हम पर लगाए कांग्रेस पार्टी पर कि, और उन्होंने एक बात ये बोली कि संगठन में जो है वो संगठन की बात करेगा और जो सरकार में है सरकार की बात करेगा। मैं इन्हीं के वर्ड्स को कोट कर रहा हूँ। तो एक बार ये स्पष्ट भी कर दीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य सरकार में है कि अभी भी संगठन में है, ये भी बता दीजिए। वो तंज किस पे कस रहे थे? वो अपने संगठन पे तंज कस रहे थे, या सरकार पे तंज कस रहे थे, या आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे तंज कस रहे थे? इन्होंने बात करी कि राहुल गांधी जी को एक उदार दिल रखना चाहिए था और एलओपी की सीट किसी और के लिए खाली छोड़ देनी चाहिए थी। तो मैं आपको बता देता हूं, 2019 में जब हम चुनाव हारे थे तो राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, और उसके बाद अब जाके जब सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पारित हुआ कि उनका एलओपी बनना चाहिए, आपके बीच में नहीं बोला था। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुनने का धैर्य रखिए, उसके बाद बोलिएगा। बड़े वरिष्ठ हैं आप, ठीक है? अच्छा, आपको शोभा नहीं देता ऐसे करना। एलओपी वो इसलिए बने क्योंकि कांग्रेस का जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी उसमें प्रस्ताव पारित हुआ, और सभी ये लोग चाहते थे, सीडब्ल्यूसी मेंबर चाहते थे कि राहुल जी, और हम लोग भी ये चाहते थे कि राहुल जी एलओपी बने। दूसरी बात अब इन्होंने यहाँ पर बोली कि कोई फूट, इन्होंने बोला, के शर्मा जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फूट नहीं है। तो ये तो अभिषेक जी वही बात हो गई जैसे शुतुरमुर्ग खतरा देख के रेत में अपना सर घुसा लेता है और उसे कुछ नहीं दिखता, उसे कोई खतरा नहीं दिखता, उसे कोई शेर चीता कुछ नहीं दिखता, कोई नहीं दिखती। तो आप ये देखिए, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी
और उसके साथ ही ऐसे आरएसएस विचारधारा वाले लोग इस समय शुतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर अपना बैठे हुए हैं और इन्हें ये खतरा नहीं दिख रहा है कि जनता इनकी सरकार को नकार चुकी है, जनता इनके कुशासन को नकार चुकी है और जनता इनसे त्रस्त होकर इनकी सरकार को गिराने का काम करेगी। के शर्मा जी धैर्य रखिए, आपसे ज्यादा बुलंद आवाज है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको शोभा नहीं देता, आप इस तरह से चीखा चिल्ली जो डिबेट में कर रहे हैं, आप जिस तरह से चीखा चिल्ली कर रहे हैं, आप एक राजक तत्व की तरह बात कर रहे हैं। मुझे मालूम है राजक तत्व की तरह बात कर रहे हैं और मुझे मालूम है आपकी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं आरएसएस की विचारधारा में हुई है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी बातों से और आपके आचार विचार से कहीं ना कहीं आप आरएसएस की विचारधारा से सवाल ये है कि आप रत्नाकर जी आ रहा हूँ एक मिश्रा जी एक सेकंड कांग्रेस के सारे लोग अरे किस मिश्रा जी बैठा लिए परिवार की अभिषेक जी किस अराजक तत्व को बैठा लिए आप अपने अराजक तत्व तो एक मिश्रा नहीं पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज एक मिश्रा जी एक सेकंड मिश्रा जी घूम रहा है, केरोसिन छिड़का हुआ है, वो अराजक है। मिश्रा जी एक सेकंड ईशान भाई, लेकिन देखिए आप लोग यहाँ यूपी के लिए खुश हो रहे थे, होती है तो उसे अराजकता बोला जाता है। ईशान भाई मिश्रा जी प्लीज मिश्रा जी प्लीज अरे ऐसा नहीं मिश्रा जी प्लीज आप आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, मुझे मालूम है, अगर कैमरा नहीं किया तो आपकी खाकी मिश्रा जी और ईशान भाई ऐसे नहीं सर प्लीज मिश्रा जी, ऐसे में फिर मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। देखिए संगठन को लगा दिया, दो लोगों की सेवा करो, एक खानदान की। कांग्रेस का पूरा संगठन जी मुझे मौका दीजिए और मुझे आ रहा हूँ रत्नाकर जी, आ रहा हूँ, कम से कम 2 मिनट बोलने आ रहा हूँ ओंकारेश्वर जी आपके पास भी आ रहा हूँ। ईशान जी आपसे जल्दी से 10 सेकंड में ओंकारेश्वर डिस्कशन नहीं करना चाहता, मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। नहीं, अगर देखिए आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है, सभी वक्ताओं को अपना अपना समय दे दिए, अपने अपने समय से बोले, काउंटर करने के लिए कांग्रेस और भाजपा के लोग आपस में, बाकी तो जो विचार व्यक्त करते हैं अपने करें। ठीक नहीं, अगर इस तरह से करिएगा ओंकारेश्वर जी इसीलिए नहीं ओंकारेश्वर जी इसीलिए मैंने रुकवाया, चल इसी वजह से मैंने रुकवाया। अब ईशान जी जल्दी से मैं 10 सेकंड में आपसे ये जवाब चाहूंगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश को लेकर के बीजेपी के लिए आप खुश हो रहे थे कि बीजेपी के अंदर ये चीजें चल रही, वहां आपकी पार्टी के अंदर महाराष्ट्र में चीजें उलट पुलट हो गई, तो पार्टियां कोई भी हो हर किसी के अंदर तो वही हाल है। महाराष्ट्र में किसने बोला चीजें उलट पुलट हो गई? अगर उलट पुलट चीजें हुई होती तो महाराष्ट्र में हमारी सीटें नहीं बढ़ती, हम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं महाराष्ट्र में इस लोकसभा चुनाव में। एमएलसी इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग, एमएलसी इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग, सुन लीजिए। और दूसरी बात आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों हार रही है? संगठन के लोग, देखिए मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में जो संगठन के लोग हैं, मेरे भी बहुत जानने वाले हैं, वो ये बोलते हैं आप अपने विधायक के पास जाएंगे तो काम नहीं होगा, आप अधिकारी के पास चले जाएंगे, आप डीएम के पास चले जाएंगे, आप एसएसपी के पास, एसपी के पास चले जाएंगे तो आपका काम ज्यादा बेहतर से हो जाएगा। तो विधायक और कहीं ना कहीं संगठन इस समय पूरा सरकार के विरुद्ध काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 2027 में नौकरशाही हावी है इस समय उत्तर प्रदेश में। 2027 में तय है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस और अन्य दल वहां सरकार। ठीक है रत्नाकर जी अब बोलिए। अभिषेक जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी पैनलिस्ट अगर जब मैं बोलूं तो बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत शांति से इनकी बातों को सुना, क्योंकि मैं जो पार्टी के ऊपर जो बता रहे थे उसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। निश्चित रूप से उनको थोड़ा बुरा लगेगा, एक तरह की शांति बस बना है। देखिए क्या होता है अभिषेक जी, हमारे दल में भारतीय जनता पार्टी में एक स्लोगन चलता है, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता। हमारे यहाँ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को संगठन के आगे तिलांजलि दे दिया जाता है, और संगठन देश के लिए काम करता है, और संगठन से जो लोग होते हैं, जो सरकार में बैठे होते हैं, वो देश के लिए काम करते हैं, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सारी चीजें होती है और चलती है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर लूं अगर, तो कांग्रेस पार्टी में कौन सा लोकतंत्र बचा है? वेट आता हूं ईशान भाई, वेट। आप कौन सा लोकतंत्र बचा है? जब भी सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाना था तो मिश्रा जी पूरी बात बता नहीं पाए क्योंकि बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा था, मैं उसको आगे बढ़ा देता हूं थोड़ा। सोनिया गांधी को आता ईशान भाई, आता हूं। प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी में किस तरह से हुई थी वो पूरा देश जानता है।
किस तरह से उनको बाथरूम में बंद किया गया था, उनके साथ धक्का मुक्की किया गया था, वो जो धोती पहने थे उसको भी खींचा गया था और जबरदस्ती उनसे इस्तीफा लेकर के और सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। ये पूरा देश जानता है कि लोकतंत्र कैसे चलता है इनके यहाँ पे। और अभी बात कर रहे थे दूसरी चीज कह रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के जो भाई प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं कि हमारे कार्यकर्ता हतोत्साहित है। अरे भैया, 1 महीना पहले ही अभी हम जो है एनडीए की हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी है और कार्यकर्ताओं को जोश आई है कि तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये रिकॉर्ड है नेहरू जी के बाद। 62 के बाद ये अपने आप में रिकॉर्ड है। तो किस तरह से आप कहते हैं कि हम हतोत्साहित है और कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है? हाँ, ये जरूर है कि आप लोगों के समय में कार्यकर्ता जो है थाने पे जाकर लाल गमछा लगाकर गुंडई जरूर करते थे, वो गुंडई अब समाप्त हो चुकी है। हर चीजें प्रक्रिया जो होंगी वो कानून के दायरे में होंगी और कानून के तहत होंगी। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में होगा। मैं 10 सेकंड और लूंगा। देखिए, ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं अभिषेक जी। मिश्रा जी ने कहा इस तरह से देश के लोगों ने देखा कि खुले मंच पे धक्का मुक्की और पिता को हटा करके और स्वयं को अध्यक्ष घोषित कर देना और अपने चाचा को जो वरिष्ठ थे और अध्यक्ष बनने वाले थे उनको भी दरकिनार करके स्वयं को जो है स्वयंभू घोषित कर देना, पार्टी अध्यक्ष कर देना, ये हमें लोकतंत्र सिखाने का काम करते हैं। और आज आप अपने पार्टी में जरा देखिए, अपने संगठन में जरा देखिए, अगर आप लोग इतने भी संजीदा होते तो आज आपके नेतागण आपकी पार्टी छोड़कर नहीं जाते। आरएलडी जो आपका गठबंधन का हिस्सा था वो आपको क्यों छोड़कर चली गई भाई? परिवारवाद से ग्रसित है ये समाजवादी पार्टी और हमारे ऊपर लगा रहे हमारे 19 करोड़ कर्मठ। आपके साथ भी तो परिवारवादी पार्टियां बहुत सारी हैं, आपके साथ भी कई परिवारवादी पार्टियां हैं। ठीक है, ओंकारेश्वर जी आपके पास आ रहा हूं। परिवारवाद का मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं। हमारे यहाँ जेपी नड्डा के लड़के जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपकी सहयोगी पार्टियां, जेपी नड्डा किसी आपकी सहयोगी पार्टियां, रत्नाकर जी आपकी सहयोगी पार्टियां, ये कांग्रेस पार्टी प्रथम परिवार मानती है। ये क्या लोकतंत्र की बात करते हैं? ओंकारेश्वर जी काफी देर से सुन रहे हैं, ओंकारेश्वर जी के पास आ रहा है। गांधी परिवार को ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है ईशान भाई जल्दी से। बिल्कुल, देखिए अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कैसी लोकतंत्र है, कैसी डेमोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी में। अरे आप ये बताइए ना, जेपी नड्डा जी जो सेवा विस्तार पे अभी तक चल रहे हैं, वो कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे? हमारे अध्यक्ष तो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हुआ और उसके बाद वो अध्यक्ष बनने का उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला। और आप अभी देखिए, दूसरी बात ये लोग अभी कर रहे थे, अगर इन्हें हार की समीक्षा असल में करनी होगी ना तो ये देखेंगे कि अयोध्या में जिस तरह से इनकी हार हुई है, प्रभु श्री राम ने जिस तरह से इनको हराया है, अयोध्या की जनता ने इनको हराया है, वो बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा ठीक है ईशान जी, चलिए फाइनली एक चीज है, देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा है सुधांशु त्रिवेदी का, एक वीडियो वायरल हो रहा है सुधांशु त्रिवेदी का कि हम इन जगहों पर हारे और कम से कम ये हुआ कि राम को मानने लगे आप, ये आरोप अब लग रहा है बीजेपी की तरफ से। बहरहाल भुवन जी, ओंकारेश्वर जी बहुत देर से चुप है, कम से कम ये तो देखिए दूसरे पैनलिस्ट काफी देर से सुन रहे हैं। ओंकारेश्वर जी आपके पास आ रहे हैं। ओंकारेश्वर जी अब देखिए, पार्टी कोई भी हो और अगर उनके इतिहास को खंगाला जाए, कहीं ना कहीं चीजें उस तरीके से रही हैं जिस पे सवाल आज भी उठते हैं, चाहे वो बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अगर बर्तन ज्यादा होगा तो वो खटखटाएगा। जो पहले कांग्रेस में कुछ सालों पहले हो रहा था, क्या अब वही स्थिति बीजेपी में आज दिख रही है? देखिए, उसकी वजह है कि आज जो लोग बाहर हैं उनमें से एक बड़ा हिस्सा बीजेपी का सदस्य बन चुका है। इस बार 110 बाहर के टर्न कोड्स को बीजेपी ने टिकट दिया। ये अलग बात है कि उसमें से मात्र 41 जीत पाए। तो जो कांग्रेस के नेता बाहर हैं, अगर वो इतने बुरे हैं तो भाजपा उन्हें लेती क्यों? और अगर इतने अच्छे हैं तो यानी कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं। ये समझना, ऑनेस्ट जो है ना एनालिसिस करना पड़ेगा काउंटर करने के लिए एक दूसरे की पार्टियों में। यहाँ किसी को ना तो ब्लेम करने के लिए बैठा हूं, ना किसी को खुश करने के लिए बैठा हूं। कांग्रेस ने जब गलतियां की, ढेर सारी गलतियां की, तभी देश ने जेपी जैसी पार्टी चुना कि भाई अब इसको मौका देना चाहिए। इसलिए पास्ट को तो भूल जाइए, क्योंकि पास्ट का जवाब जनता दे चुकी है उन पार्टियों को। जो बातें आप उठाएंगे आज ठीक करने का मतलब नहीं है। आज तो लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में आपको कोई फ्री हैंड दिया
आपने क्या किया वो बताइए, अपनी उपलब्धियां बताइए, अपने अच्छे वो कार्य बताइए। और उस लिहाज से आज देखेंगे तो आज बीजेपी में भी वही जो बुराइयां, वही खामियां आने लगी हैं जो कभी दूसरी पार्टियों में हुआ करती। ये चिंता की बात। अगर 62-63 से सीटें घट के 33 हो जाती है तो क्या उसको पार्टी का परफॉर्मेंस बुरा होना नहीं माना जाता है? आज जेपी नड्डा से लेकर तमाम लोग वहां रिव्यू के लिए जाते हैं, तो क्या वो खुशी का रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं कि बड़ी अच्छी स्थिति आएगी? कुछ तो बात है ना जिसका रिव्यू हो रहा है, कुछ तो बात है ना कि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि भाई अपने आत्मविश्वास, किसके आपके आत्मविश्वास तो अपने ऊपर लेके कहें कि मेरे आत्मविश्वास से हारे। तो बात कुछ ना कुछ है, उसको घुमाने, उसको वो करने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये वक्त है कि इस समय ऑनेस्ट असेसमेंट किया जाए। जो 10-12 पॉइंट की रिपोर्ट्स आई कि ये सबमिट किया गया है तो उसमें जो अंदरूनी चीजें हैं उसको कीजिए, तो जो जनता से हैं उसी को देख लीजिए। पेपर लीक का मामला ऐसा आया, जो बेरोजगारी का मामला ऐसा आया, तो उन मामलों पे तो कम से कम पार्टी को क्या करना पड़ेगा ना कि भाई ये कमी। भुवन जी आप बोलिए। ठीक है, कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाई और सड़कों को, ठीक है ओंकारेश्वर जी, देखिए अभी एक ही बात सब कुछ सफाया हो गया। ठीक है, देखिए should be an honest analysis of everything, forgetting about what the opposition is saying. देखिए ओके, This is my ओके। देखिए अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता रत्नाकर सिंह जी को सुन पा रहा था। वो हम अपने विपक्षियों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे थे। अरे महाराज, आप ही तो है भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने चंडीगढ़ में लोकतंत्र की सरेआम हत्या करी। ये तो सुप्रीम कोर्ट इस देश का था जो हम लोगों को न्याय मिल पाया। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए रत्नाकर सिंह जी इस बात को। और भ्रष्टाचार की बात आप लोग करेंगे। केवल एकमात्र पार्टी है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए देश को भ्रष्टाचार की नई पाठशाला पढ़ाते हुए देखा गया। हमने देखा रत्नाकर सिंह जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, किसी बड़ी शिष्टता से सुनता हूँ, सुनता हूँ रत्नाकर सिंह जी, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता ना। मैं आपको बोलने भी नहीं दूंगा, मेरी आवाज बड़ी बुलंद है। नहीं, बोलने भी नहीं दूंगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला। रिप्लाई कर लीजिएगा। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आप अपने सहयोगियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मुकेश साहनी वीवीआईपी पार्टी के आपको ढूंढ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को। कैसे उनका, जब वो आपको सहयोग कर रहे थे, आपकी सहयोगी जरा सा आप लोगों को रोक रहा हूँ, जरा सा रोक रहा हूँ। एक तस्वीर आ रही है, दिखा देते हैं। एक तस्वीर आ रही है, दिखा देते हैं। इतना बढ़िया व्यवहार था। AK मिश्रा जी जरा सा आपको रोक रहे हैं। इस समय तस्वीर आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। राज्यपाल से मुलाकात इस समय हो रही है। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक विधानसभा सत्र को लेकर बातचीत हो रही है। ये तस्वीरें सीधे इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से गवर्नर हाउस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, विधानसभा के सत्र को लेकर बातचीत राज्यपाल से मुख्यमंत्री करने के लिए इस समय राजभवन पहुंचे हैं। लखनऊ से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब भुवन जी बोलिए। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, थोड़ा सा मर्यादा निभाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो इनको सहयोग कर रहे थे मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के, जब इनके साथ गठबंधन में थे। ये इन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ा, 4 में से 3 विधायक उनके तोड़ के उनको छोड़ने का काम करा। ये यही भारतीय जनता पार्टी है। ये आज कांग्रेस को, सपा को पाठ पढ़ा रही है लोकतंत्र का, भ्रष्टाचार का और सहयोगी पार्टियों के साथ कैसा बर्ताव करे। और परिवारवाद की बात बताओ सर आपको, रत्नाकर जी शायद उत्तर प्रदेश आप घूमते नहीं है, महाराष्ट्र में ही रहते हैं। आपके सारे जितने सहयोगी हैं सारे परिवारवाद की प्रथम पाठशाला है। जरा पता कर लीजिएगा, पढ़ाई बढ़ा लीजिएगा थोड़ी सी अपनी। ठीक है, AK मिश्रा जी पहले बोल रहे उसके बाद। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से बोलूंगा। मायावती और समाजवादी जब सरकार थी ना, तो समाजवादियों ने बड़ा अच्छा व्यवहार किया था गेस्ट हाउस कांड में। ये जाने दीजिए, ये मेरा मुद्दा नहीं। मेरा एक प्रश्न का मुद्दा है। ये पिछले 3 महीने से विपक्ष के लोग, जब से ये रिजल्ट आया है जी, अयोध्या से प्रभु श्री राम के यहाँ से आप हार गए, ये संदेश है कि आप मतलब गड़बड़ है आपके साथ। भाई मैं क्लियर कर दूं विपक्ष वालों को, प्रभु श्री राम का अयोध्या का संदेश ये है कि अयोध्या का कार्य पूरा हो गया, अब मथुरा चलो। ये भाजपा वालों को समझ लेना चाहिए। प्रभु श्री राम का आदेश है कि अयोध्या का लक्ष्य पूरा हुआ, मथुरा चलो।
और विपक्ष वाले अपनी कमर कस लो, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तो इतने कमजोर बन के, अरे वो सारी चीजें जहां जहां लक्ष्य पूरा हो गया, अभी बहुत लक्ष्य बाकी है। तो कमजोर बन के कौन बोल रहा है कमजोर बन के? पिछले दो सरकारों के मुकाबले जहां जनता जनार्दन का आशीर्वाद है वहां कैसी कमजोरी? इन्होंने तो पित्रोदा अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक की ताकत लगा दी, के मुकाबले तो जोर लगा के हाई साहब जी जो सरकार नहीं बना पाए में बोल रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जाए? इनसे उम्मीद क्या की जाए? मुझे डिबेट में बोल रहे पूरे देश विदेश की ताकत लगा के ये सरकार नहीं बना पाए। हम तो सोचे थे कि राहुल गांधी शपथ लेंगे प्रधानमंत्री बताइए ना। और प्रभु श्री राम की ये लोग बात कर रहे हैं, अभिषेक जी प्रभु श्री राम की ये लोग बात कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का जो आचरण है ना, कम से कम उसको भी ढालिए अपने मन में। वो राहुल गांधी के अंदर दिखता है, वो झूठे राहुल गांधी के अंदर पूरा आचरण दिखता है, जो बोलता है कि मंदिर लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, जो कांग्रेस पार्टी बोलती है कि राम तो थे ही नहीं, आपकी धोती खोलनी शुरू कर दो, अब आप बोलेंगे नहीं, आचरण दिखता है। आचरण दिख रहा है, आपके चाल चरित्र और आपके इतिहास से। मिश्रा जी और ईशान जी पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं। मैं मुझे ये बताइए, अभी मुझे ये बताइए आप कौन से लक्ष्य की बात कर रहे हैं? अगर उतारना शुरू करूंगा तो कपड़े उतर जाएंगे। आप कौन से लक्ष्य की बात कर रहे हैं? स्वामी ने खुद के बताया है। मिश्रा जी पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज एके मिश्रा जी और ईशान भाई पर्सनल कमेंट नहीं। एक चीज एके मिश्रा जी रिलैक्स, पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज, कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। पर्सनल कमेंट शर्मा जी आप धैर्य रखिए, और शर्म नहीं, ठीक है रत्नाकर जी अब आपके पास आ रहा हूँ। रत्नाकर जी बोलिए। ठीक है एके मिश्रा जी, ठीक है एके मिश्रा जी नहीं, रत्नाकर जी शर्मा जी नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। नफरत की राजनीति कर रहे हैं, रत्नाकर जी बोलिए। का काम कर रहे हैं रत्नाकर जी कौन से लक्ष्यों की बात कर रहे हैं? अब मुझे सर ऐसे में ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, प्लीज प्लीज एके मिश्रा जी और ईशान जी प्लीज पीसीआर ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए प्लीज। नहीं एके मिश्रा जी मुझे इस चीज के लिए मजबूर मत कीजिए, इस चीज के लिए प्लीज मुझे मत मजबूर कीजिए कि मैं ऑडियो डाउन करवाऊं। नहीं ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, ऐसे में नहीं। रत्नाकर जी अब बोलिए, रत्नाकर जी बोलिए। अभिषेक जी देखिए, अभी हमारे साथी प्रवक्ता जो भुवन जी हैं अभी क्या हमें गठबंधन धर्म का पाठ सिखा रहे थे और कह रहे थे ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, सारी चीजें कह रहे थे, लेकिन ये बताना भूल गए कि लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा जब 5 राज्यों का हुआ था, उस समय इनके पार्टी के अध्यक्ष जो है अखिलेश जी ने क्या कहा था कांग्रेस पार्टी के बारे में? उन्होंने पार्टी के बारे में कहा था कि ना कांग्रेस पार्टी, वो तो जनसभा में बोले कि कांग्रेस पार्टी धूर्त पार्टी है, इसको वोट मत देना भैया, और उसी कांग्रेस पार्टी के साथ उसी के साथ सेल्फी खिंचाने का काम कर रहे थे। कहीं साथ में रहते हैं और कहीं खिलाफत में लड़ते हैं, तो ये जनता समझती है, आप लोग का चरित्र जनता को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। और दूसरी चीज हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया जनता ने। ठीक है जनता ने उसका जवाब दिया। एक क्लोजिंग कमेंट अब बस मैं आ रहा हूँ ओंकारेश्वर जी आपके पास, क्लोजिंग कमेंट आपके पास ओंकारेश्वर जी। क्या ये हाई टाइम है बीजेपी को सोचने के लिए कि अब बीजेपी को सोचना पड़ेगा? बिल्कुल सोचना पड़ेगा, 2-3 बातों को सोचना पड़ेगा। एक तो जो मुद्दे वो लेके चले थे वो मुद्दे बहुत सफल नहीं हुए। राम मंदिर से लेके तमाम जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो नहीं चला। उसी तरह से संविधान की बातें अगर गलत तरीके से भी आई और कुछ सांसदों ने बीजेपी के कहा तो तुरंत बीजेपी को उसको कंट्राडिक्ट करना चाहिए था, कहना चाहिए था कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, बदलाव नहीं होना। वो समय पे उसको ठीक से क्लैरिफिकेशन और उनके खिलाफ कोई सुना होगा, वो नहीं हुआ। तो मैसेज गया कि भाई ये चुप्पे से कह तो रहे हैं लेकिन कुछ न कुछ। दूसरी बात, आपको डेवलपमेंट और जो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को गंभीरता से लेना पड़ेगा। आप जितना भी इग्नोर करेंगे उतना ही असंतोष जनता में बैठता जाएगा। तो आपको एनालिसिस आप ऑनेस्ट तरीके से कि आने। दूसरी बात ये भी है कि आप अपने कार्यकर्ता अगर इतने खुश हैं, जेपी नड्डा जी को कहना पड़ा कि विसंगत की आवश्यकता नहीं है, फिर ये लेख आए तमाम के उस विसंगत को कहा ही नहीं गया था कि वो सपोर्ट करें। संघ और भाजपा के रिश्ते कैसे बेहतर होंगे, कैसे ठीक होंगे, ये सब तो पार्टी देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो ये सोचने का समय है और बीजेपी को सोचने की जरूरत है। अंदर खाने जो भी चीजें हैं वो
दुरुस्त करे, तभी चीजें बेहतर हो सकेंगी उपचुनाव में भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।